नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम कानपुर में हैं। ऊपर वाले के लिए आपकी मन की श्रद्धा ही काफी है। नहीं कहता वो कि किसी का बुरा करो, किसी का गला काटो। किसी पाखंडी के जाल में फंसकर ऊपर वाले को खुश करने की कोशिश में हम कोई अमानवीय हरकत ना कर बैठे, इस बात से सतर्क रहना बेहद जरूरी है। लियो मास्टरनी जी, आज बच्चा लोगों को पढ़ानी नहीं जाओगी का? हुआ बच्चों लोग यहाँ छुट्टी है, अपने अपने घरे गए। अरे तो हमरे घर चलो ना, अम्मा आम का अचार बनाइए, वही जगह खाएंगे और खेलेंगे भी। वो हम शाम को देखेंगे, पहले घर का काम खत्म करते फिर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, और हाँ आते हुए हमारी गणित की बुक लेके आना। ठीक है, बाय। अरे भिसम चाचा रुकिए, ये हमका दे दीजिए। लो बिटिया, कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई? एकदम फर्स्ट क्लास। खूब मन लगा के पढ़िया बिटिया, तुम तो अपने ही गांव की शान हो। कल को खूब बड़ी डॉक्टर कलेक्टर बनना। जी चाचा जी। खुश रहो। सत्यानाश! काशी, तुम जानबूझकर तोड़ी हो ना हमारी मटकी? बबली, हम जानबूझ के तोड़े हैं? अरे तुम हमसे टकराई हो और मटकी फेंक दी हो नीचे। हेलो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इतना नुकसान कर दिया हमारा, ऊपर से हमें ही आके दिखा रही है चुड़ैल कहीं की। ए बबली, काहे तुम हर घड़ी काशी से लड़ाई के लिए सीना ठोक के खड़ी हो जात हो? कोई जरूरत नहीं है बीच में टपर टपर करके कूदने की। और सबकी आंख में पर्दा वर्दा पड़ गया है का? एक तो पहले ही अपने पति को खा के बैठी है, पूरे गाँव के पीछे पड़ी हुई है। काहे हमरे पीछे पड़ी हो? आखिर बिगाड़े का है हम तुम्हार? का बिगड़ का मतलब का है? मतलब लड़ाई हम शुरू की है? ठीक है, तो हम खत्म कर देते हैं। अरे ये सब क्या कर रहा हो चाची? लो आ गई सब बोली ठनकाड़ के। अपनी अम्मा से पूछो ना कि क्या कर रही है। अरे अम्मा से क्या पूछे, हम सब जाने थे कि ये सब लड़ाई झगड़ा आप ही शुरू किए हैं। लो भैया, लग गई कचहरी, हो गया फैसला। मतलब सब कुछ हम ही किए हैं। वैसी कमीनी अम्मा, वैसी बिटिया और वैसे ही पूरा खानदान। चलो अम्मा, ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। हाँ हाँ, चलो चलो चलो, निकलो निकलो। हमको भी शौक नहीं है तुम लोग को मुंह लगाने का। ना जाने किसका देख के मुंह उठे थे सुबह सुबह, पूरा दिन खराब हो गया। देखो देखो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। एक नंबर की नौटंकी बाज है ये बबली। अम्मा, हम अनुपमा दादी को सब बता देते कि बबली चाची कैसे हैरान किए रहती है तुमको। अरे उनसे क्या छुपा होगा? समझ ही नहीं आता है। एक तरफ अनुपमा चाची हैं, उनकी गांव में इतनी इज्जत, और उनकी बहू बबली, मुँह जो रास्ता काटे ना तो काली बिल्ली भी डर जाए। लो हरि प्रसाद, और चिंता करने की जरूरत ना है। इस बार फसल अच्छी होगी, स्वयं देवी माँ की कृपा है तुम पर। चुड़ैल, जानबूझकर लड़ाई करती। दुई मटके के लिए क्या बवाल करती बबली? बात दुई मटकी की ना है जेठ जी। वो औरत का मरद तो रहा नहीं, तो उसका सारा गुस्सा भाभी पर निकला था। तो काहे बात करती है उसके साथ? अरे तो हमारी मती मारी गई है का कि हम जाएंगे लड़ाई करने? वो आती है सींग लगा के लड़ने हमसे। अम्मा, सारे गांव का उद्धार करती हो, अरे तनी थोड़ी कृपा अपने घर पर भी दिखाओ, कछु करो उसका। का करे, वो पड़ोसी है हमरे।
वो कौन था जो अपने मन की कुंठा की वजह से ना सिर्फ दूसरों के लिए बल्कि अपने लिए भी परेशानियां खड़ी कर रहा था? और वो कौन सी बात थी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी? नहीं श्याम, बबली माँ नहीं बन सकती। मैडम जी, गलती किसका है? इसमें गलती तो किसी की भी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों के यहाँ आसानी से बच्चे नहीं हो पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आपकी या बबली की कोई भी गलती है। हम 40 पार कर चुके हैं, ये 32 की हो गई है। 9 वर्ष पहले ब्याह हुआ था हमारा, लेकिन इसकी कोख अभी तक बंजरे के बंजरे पड़ी हुई है। अब का 50 साल के हो जाएंगे तब संतान का सुख भोगेंगे हम। देखिए, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बच्चा नहीं हो सकता इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोनों बच्चे का सुख नहीं उठा सकते। कितने सारे ऑप्शंस हैं। आप लोग चाहे तो बच्चा गोद ले सकते हैं, या फिर फर्टिलिटी के कितने सारे तरीके हैं आज। नहीं मैडम जी, पूरे गांव वाले बातें बनाएंगे, तू तो हो जाएगी हमारी। हमें तो अपना ही अंश चाहिए। उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको हम? सजीव। और जो हिलता नहीं है, जो ऐसे ही पड़ा रहता है, ये क्या है? इले बिटिया। साक्षी बिटिया, तू इतनी होशियार कैसा नहीं रे? सारा ब्रह्मांड का ज्ञान है तुमको। चाची, ये बच्चे लोगों को पढ़ाकर ना मन को बहुत संतोष मिलता है। सो तो है। देखना, बड़ी होकर तू डॉक्टर ही बनेगी। हम भी वही चाहते हैं। अगर अम्मा का आशीर्वाद रहा तो जरूर बनेंगे। चलिए हम चलते हैं। चल, खुश रहो बिटिया। तो बैजू वहाँ क्या कर रहे? यहाँ काटो, यहाँ। बोलवा तो ठीक से हाथ चला रे। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। कैसी है बिटिया? ठीक है। और बेजोर अम्मा ठीक है? ठीक है। ये ले तेरी अम्मा के लिए, तेरे बापू के खेत की इस महीने की कमाई। और अम्मा से कहना कि हम इतवार को मिलेंगे। ठीक है मामा जी, हम चलते हैं। खुश रहो बेटा, जा। क्या कर रहा है? चोरी करने आया है? हम चोर नहीं है, हमारी गेंद लेने आए हैं। तुम्हारी लड़ाई हमारे साथ में है, हमारे बच्चों को बीच में बस घसीटो। अरे तो रखो ना अपने घर के अंदर अपने बच्चों को, काहे भेज दिया हमारे घर में चोरी करने के लिए? अरे कहाँ हुआ विजय? हम बैट बॉल खेल रहे थे तो हमारी गेंद चाची के बरामदा में चली गई। हम जब गेंद लेने गए चाची हमें मारने लगी। अरे लकवा मारे तुम्हारी जबान को, झूठ का बोल रहा है? सच सच काहे नहीं बोलता कि हमारे घर में घुसा था चोरी करने के लिए? बस बहुत हो गया चाची, आप लोग अपनी हद में रहिए, आप ही के लिए ठीक होगा। तो भैया मास्टराइन जी डांट रही हैं हमको। मारोगी का? 4 अक्षर पढ़ लिए तो हमको सिखाओगी तुम? संभाल के रखो अपने भाई को, अगली बार दिखा हमारे घर में ना तो हाथ पैर तोड़ के तब भेजेंगे, याद रखना। चलिए निकलिए यहाँ से। हम अपने बड़ों का अपमान नहीं करते, लेकिन आप जैसी गंदी सोच वालों को हम तो का कोई भी सम्मान नहीं दे सकता। बार बार आकर हमारी अम्मा को परेशान करती हो। ए लड़की, जोर मत आजमाना, हम पे बता दे रहे हैं, वरना बहुत महंगा पड़ने वाला। चलो भीतर, आइंदा यहाँ मत खेलना। बबली और काशी के बीच की लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बबली काशी और उसके बच्चों विजय और साक्षी पर अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। क्या ये लड़ाई झगड़े किसी दिन कोई भयानक रूप ले सकते थे? आखिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कोई कभी सोच भी नहीं सकता था। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम मंगलाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम कालवाय भैरवाय नमः स्वाहा, ओम जगत परमात्मने स्वाहा। ये
सर्वग्रह भूतानाम साक्री डाक्री नाम होम फट स्वाहा। साक्षी, हम तुम्हारे मामा जी के यहाँ जा रहे हैं। तुम्हारे बाबूजी के खेत में मजदूर लगवाने हैं ना, ईला ने बात करने। सांझ तक आ जाएंगे। अम्मा, हम गौरी के घरे चले जाएं या उसे यहाँ बुला लेते हैं? वो तुम देख लेना। अच्छा सुनो, विजय के लिए कुछ बना देना खाने के लिए। आज तो पूरा दिन मिल गया उसको खेले के लिए। ठीक है अम्मा, ध्यान रखेंगे। साक्षी, 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 साक्षी। ए सुनो, गुड्डुआ की अम्मा साक्षी को देखियो। साक्षी, साक्षी, इधर दे, दूसरा ले रहा है। विजय, विजय। हाँ अम्मा। साक्षी कहाँ है? नहीं मालूम अम्मा, हम दोपहर में ही आए रहे। गौरी भी थी घर में। गौरी को घरे जाना था तो हमारे साथ ही निकल गई। मास्टरनी जी, कल स्कूल में मिलते। दीदी हम खेलने जा रहे हैं, शाम तक ही आएंगे। अरे शाम से पहले आ जाना, वरना अम्मा टांग तोड़ देगी। ठीक है दीदी। चल ठीक है, मैं भी चलती हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई है। बरामदे में झाड़ू और सुपड़ी ऐसे ही पड़ी है। साक्षी तो कब ऐसे छोड़ेगी नहीं। हो सके तो घर में मन नहीं लग रहा होगा, इसलिए गौरी के वहाँ चली गई होगी। तुम जाके देख कर आ जाओ जल्दी से। हाँ ठीक है अम्मा। गौरी दीदी, साक्षी दीदी आई का? हमरे घरे? हम दोपहर में तुम्हारे साथ ही तो आए थे, फिर साक्षी हम ही नहीं मिली। पता नहीं कहाँ चली गई, घर में नहीं है। अम्मा अम्मा, साक्षी दी आई क्या? गौरी के घर नहीं है का? नहीं अम्मा, वहाँ तो नहीं गई रही। कहीं मामा के घर तो नहीं गई? मामा के घर से तो हम खुद ही आ रहे हैं। हाँ काशी। भैया साक्षी घरे नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई है। हाँ तो परेशान काहे हो रही है? आ जाएगी। कौन काम से गई होगी, हो सकता है बच्चे को पढ़ावे को गई हो। अरे आज इतवार है, बच्चे लोगों की छुट्टी होते। और गौरी के घरे भी नहीं है, विजय देख के आया है। तो अभी समय कहाँ हुआ है? 6:30 ही तो बजे हैं। कोई आसपास गई होगी, आ जाएगी, तू घबरा मत।
साक्षी बिना बताए कहीं जात नहीं है। हमारा तो दिल बहुत घबरा रहा है। विजय, साक्षी ने कुछ बताया था क्या? कोई बकाया काम हो या पढ़ाई का काम? ना मामा जी, ऐसा तो कुछ ना बताया था। गौरी दीदी आई थी और वो हमारे साथ ही अपने घरे चली गई और हम खेलने चले गए। फिर हम साक्षी दीदी को ना देखे। भैया कुछ करिए ना, हमारी जान सूख रही है, बहुत घबराहट हो रही है। कुछ गलत तो नहीं हो गया ना? साहब, हमारी बिटिया बिना बताए कहीं नहीं जाते और इतनी रात तक तो कभी कहीं नहीं रुकी है। अब गांव इतना बड़ा भी ना है साहब, कोई ढूंढने से ना मिले। अरे कहीं लड़के वड़के के चक्कर तो नहीं है? पता चले उसके साथ भाग गई और तुम लोग इधर उधर ढूंढ रहे हो। नहीं साहब, साक्षी बहुत पढ़े लिखे वाली लड़की है, बहुत ही समझदार है, वो ऐसा नहीं करेगी। पूरा गांव जानता है साहब, साक्षी बहुत ही भोली भाली और समझदार लड़की है। पढ़ाई का बहुत शौक है इसको। अपने बाबू के ना रहने के बाद घर को इसने ही संभाला, बच्चन लोगों को भी पढ़ाती है। सुबह तक देख लो, हो सकता है कहीं गई हो, रात होने की वजह से वहीं रुक गई हो। पर साहब, आज तक वो ऐसा कभी की नहीं है। ठीक है, आप उसका फोटो दीजिए, हम उसे ढूंढना शुरू करते हैं। काशी, तुम चिंता मत करो, आ जाएगी साक्षी। विजय, तुम भी कुछ खा लो और अपनी अम्मा को भी कुछ खिलाओ। अभी हम जाते हैं, भोर में फिर आएंगे। नहीं साहब, हमने उसे नहीं देखा। साहब, 4 कदम का तो गांव है और मुट्ठी भर के लोग, इसमें कोई कैसे खो सकत है? नहीं साहब, हम तो नहीं देखी बच्ची को कहीं, लेकिन बिना अपना अम्मा के बताए साक्षी कहीं न जाती। नहीं साहब, साक्षी हमको कुछ नहीं बताया कि वो कहाँ जा रही है। साक्षी तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली थी ना? जी साहब। कोई लड़का वड़का था क्या जिसको पसंद करती और भाग गई साथ में? नहीं साहब, कौनो लड़का नहीं था। साक्षी हमारे साथ ही स्कूल आती जाती थी, वो ये सब नहीं कर सकती। अब हमको क्या पता साहब कि साक्षी कहाँ गई है? हमने तो नहीं देखा उसको। और साफ साफ बताएं साहब, तो हमारी उन लोगों से ना बनती नहीं है, तो हम भी नजर नहीं रखते कि वो कहाँ है और कहाँ नहीं। साक्षी की माँ काशी बता रही थी कि शायद वो बरामदे में झाड़ू लगा रही थी, क्योंकि वो झाड़ू और सुपड़ी वहीं बरामदे में पड़े हुए। तुम लोगों में से किसी ने भी किसी को उधर जाते हुए देखा था? बताया ना साहब, हमको उन लोगों से कोई मतलब नहीं है। वहाँ कौन आता है कौन जाता है। अरे बहुत मुंहफट लड़की है साहब, वो बहुत तेज, भाग गई होगी किसी लड़के के साथ। किसके साथ? गांव में कोई ऐसा है जिसके साथ वो भाग सकती है? अपना घर तो हमसे संभलता नहीं है, दूसरे के घर की लड़कियों को कहाँ तक देखेंगे? हमको नहीं पता वो कहाँ गई है। देखिए, हमने इस गांव के सभी घरों में पूछताछ की और अब तो यही लग रहा है कि साक्षी जरूर किसी के साथ भाग गई। हमारी बेटी कभी ऐसा नहीं करेगी। हमारे पति के गुजरने के बाद हम सबको उसने ही संभाला है, ऐसा कभी नहीं करेगी। अच्छा, तो कहाँ जा सकती है वो? आप ही बता दीजिए। देखो, कोई और बात है तो मैं बता दूं, क्योंकि हमें कोई और वजह नजर नहीं आ रही है। और अगर उसे अगवा किया गया होता तब तक मुझे कोई ना कोई सुराग जरूर मिलता। और ये गांव है कितना बड़ा, वो यहाँ होती मिल जाती। ये कैसी बातें कर रहे हैं साहब? हमारे पास हमारी जमीन है, काशी हमारी बहन है, साक्षी हमारी भांजी है, हमारी बेटी जैसी है। काशी के पति का भी तो अपना एक छोटा सा खेत था। हाँ साहब, अपनी बहन की मदद के लिए वहां मजदूर हमें लगवाते हैं। पूरा गांव जाना था साहब, खेत से मिलने वाला पैसा अपनी बहन के घर पहुंचाते हैं। अब किसी ना किसी का तो निजी स्वार्थ होगा, वरना एक लड़की यहां से कैसे गायब हो जाएगी? उसके साथ कुछ तो हुआ है, कुछ गलत, और किसी को कुछ मालूम ही नहीं।
सर, गांव में लगभग सबसे पूछताछ कर ली। लग तो यही रहा है कि किसी के साथ भाग गई है। और वो पड़ोसी, उन दोनों परिवारों की आपस में ज़्यादा बनती नहीं है। उस एंगल को भी चेक किया सर। साक्षी की माँ काशी और बबली में अक्सर लड़ाई होती रहती है, लेकिन बबली की सास अनुपमा, उसे गांव में सब लोग बहुत मानते हैं। लोग अपनी परेशानियां लेकर उसके पास आते थे। सर, ऐसे में ये मान पाना मुश्किल है कि ऐसी औरत के बहू का हाथ इस लड़की के गायब होने में हो सकता है। दीक्षित, मुझे तो पक्का लगता है जरूर किसी लड़के का चक्कर होगा। साक्षी कहां जा सकती थी? उसे लापता हुए पूरा 1 दिन हो चुका था और उसके बारे में किसी को अभी तक कोई खबर नहीं थी। क्या उसके लापता होने का इन 2 परिवारों की लड़ाई से कोई रिश्ता हो सकता है? क्या सचमुच ऐसी लड़ाई इस हद तक जा सकती थी? अम्मा, लगत है घर के पिछवाड़े कोई कुछ खुदाई कर रहा है। हम देखकर आते हैं। जल्दी करो। अम्मा, हम देखे मीनल चाची और बिपिन चाचा भागते हुए अपने घरे गए। उनके पास खुदाई का सामान था और कुछ खोदे भी थे वो। सर, हाँ, वो लोग यहीं पर कुछ खुदाई कर रहे थे। यहाँ खुदाई करो। यहाँ दीक्षित, उस परिवार को लेकर आओ। चलो। हमारे लोगों को सारे बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पे भेज दो। कल रात तक यही थे, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। यस सर। सारे खबरियों को भी एक्टिवेट कर दो। चलो। लाश को बाहर निकालो।
साहब लोग इधर ही है, बस अड्डे पे पूरे सामान के साथ। रोक के रखो। दीक्षित, साले बस अड्डे पे उठा के पुलिस स्टेशन लाओ। उधर देखो। ये सब क्या है? सर, ये सब काला जादू जैसा लगता है। ये सब इन लोगों ने सिर्फ दुश्मनी की वजह से किया है या फिर कोई और बात है? इसमें तो कोई शक नहीं, ये काम तुम लोगों ने किया है। तुम सब ने मिलकर उस मासूम बच्ची की जान ली, उसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे दफना दिया। क्योंकि ऐसा बोल, वरना इतने डंडे मारूंगा कि मुंह अपने आप सबका खुल जाएगा। सर, पोस्टमार्टम डिपार्टमेंट। हाँ डॉक्टर चतुर्वेदी। और इसे मरे हुए करीब 36 घंटे हो चुके हैं। क्या कोई और बात भी है डॉक्टर? क्योंकि हमें नहीं लगता है कि सिर्फ दुश्मनी की वजह से इन लोगों ने उसे मारा है। इस बच्ची का रेप किया गया है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। अब अपने आप उगलोगे, वरना उल्टा लटका कर सब उगलवाऊंगा मैं। बोल! जो बात सामने आई वो थी एक औरत, उसके पति और उसके परिवार की घिनौनी कहानी, जिन लोगों का मन कुंठा से ग्रसित था और अपना फ्रस्ट्रेशन उन लोगों ने 16 साल की मासूम बच्ची पे निकाला। उन्होंने गुस्से में आकर अपनी समस्या के समाधान के लिए एक बहुत ही अमानवीय तरीका अपनाया। नमः स्वाहा, ओम कालवाय भैरवाय नमः स्वाहा, ओम जगत परमात्मने पाहि पाहि एहि सब ग्रह भूतानाम साकनी डाकनी नाम ओम फट स्वाहा। अनुपमा, इस प्रकोप को शांत करना पड़ेगा। तेरी बहू और तेरे बेटे के शरीर में जो पाप है उसे धोना पड़ेगा, और इसका केवल एक ही तरीका है। वो कौन तरीका है स्वामी जी? कोई पवित्र आत्मा, पवित्र मतलब समझती है ना? पवित्र आत्मा का स्पर्श तेरे बेटे के शरीर से होगा तो उसका पाप धुल जाएगा। बबली, अगर तुम अपनी गोदहरी करना चाहते हो तो शाम को किसी पवित्र आत्मा के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। उठो, उठोगे? क्या हुआ? उठो तो पहले। एक लड़की है। कौन? साक्षी। इसे तो हमको बिल्कुल नहीं पसंद। बाकी एक बात तो हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि वो पवित्र है। मास्टरनी जी, कल स्कूल में मिलते हैं। दीदी हम खेलने जा रहे हैं, शाम तक ही आएंगे। अरे शाम से पहले आ जाना, वरना अम्मा टांग तोड़ देगी। ठीक है दीदी। चल ठीक है, मैं भी चलती हूँ। अकेली है आज वो घर में। कहाँ सोच रहे हो? यही सही मौका है। विपिन और मिनल को कुछ मालूम है? चिंता मत करो, हम समझा देंगे। अरे नहीं भैया, हमें इस सब पछड़े में न डालिए। हमें क्या लेने देना इससे?
और जो हम इस काम के तुम्हें पैसे दे तो? तुम्हारी अम्मा किधर है? बाहर है। क्या हुआ? और तुम्हारा भाई विजय? खेलने गया है। बात क्या है? अम्मा वो बेहोश है। जाओ और अपने पापों से मुक्ति पाओ। पुलिस हर घर की तलाशी ले रही है। तो अपने घर में भी आएगी का? और का? ये लड़की तो मरने के बाद भी हमें चैन से नहीं जीने देगी। हमें ना इसकी लाश को कहीं ठिकाने लगाना होगा। विपिन, मीनल, तुम लोगों को लाश ठिकाने लगानी होगी। पुलिस सबसे पहले शक तुम्हारी भाभी पे करेगी, कैसे कि इसकी बनती नहीं थी ना उसके साथ। हाँ, लेकिन हम कहाँ छुपाएंगे? पीछे जमीन में गाड़ दियो, किसी को कुछ पता न चलेगा। कौन भरा, जल्दी करो। चलो चलो चलो। अम्मा, सब कुछ ठीक से हो गया ना? नहीं भैया। मतलब? हम लाश का तो ठीक से गाड़ दिए, पर इतने में विजय हुआ आगवा। सत्यानाश। तो क्या उसने देख लिया तुम लोगों को? पता नहीं भाभी, लेकिन हम अपना चेहरा ढक लिए थे। लेकिन उन लोगों को इतना तो पता चल गया होगा कि हमने कोई खुदाई की है। अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। अपना सामान बांधो और जल्दी से जल्दी निकलो यहाँ से। कितना गंदा दिमाग है तुम सबका। और तुम तो माँ हो ना। ये पूरा गांव तुम्हें मान देता है, इज्जत करता है, और तुमने अपने इशारे पे सब करवा दिया। किसी औरत की कोख उजाड़कर तुम्हारी बहू अपनी कोख कैसे भरेगी? एक मासूम लड़की के साथ इतना घिनौना काम करके तुम सब ने मिलकर उसे मार डाला। दुश्मनी के हमने बहुत से केसेस देखे, लेकिन इतना घिनौना और अमानवीय केस पहली बार देखा। अनुपमा, उसके दो बेटे श्याम और विपिन और उसकी दोनों बहुएं बबली और मीनल, इनके ऊपर हत्या के चार्जेस लगे हैं और सब इस वक्त न्यायिक हिरासत में हैं। अनुपमा का गुरु, वो तांत्रिक जिससे वो सलाह लिया करती थी, वो फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। काशी और विजय अब भी साक्षी की मौत के सदमे से पूरी तरह से बाहर नहीं आ पाए हैं। काशी का भाई ओमकार अब उन दोनों का ख्याल रख रहा है। साक्षी एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट थी। वो आगे पढ़ना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उन बुराइयों ने उस मासूम की जान ले ली जो आज भी बड़े पैमाने पर प्रचलित हैं। अंधविश्वास,
और काला जादू। विश्वास और अंधविश्वास में बहुत अंतर है, और जो चीज इन दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग बना देती है वो है बेवकूफी और किसी चीज के लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत। फिर वो चाहत चाहे बच्चे की हो, समृद्धि की हो, या किसी को किसी भी कीमत पर हराने की हो। पाप धोना, किस्मत बदलना, बुरे वक्त को पलटना, वर्चस्व और ताकत हासिल करना, इस तरह की कामना के लिए इन तांत्रिकों के पास जो समाधान होता है वो अक्सर बहुत ही अमानवीय, घिनौना, अनैतिक और अपराधजनक साबित होता है। इस तरह की अमानवीय घटना किसी एक धर्म या देश तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया इस तरह के घिनौने अपराधों से जूझ रही है, क्योंकि ऐसे लोग पूरी दुनिया में भरे हुए हैं जिन्हें पता ही नहीं चलता कि कब वो भगवान की पूजा करते करते उससे डरने लगे, और इस डर से बचने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसे ढोंगी बाबा और उनके अमानवीय तरीके नए नहीं हैं। ऐसे लोग हर धर्म में, हर मजहब में पाए जाते हैं। हम सबको इस बात के लिए खास तौर से सतर्क रहना होगा कि कहीं हमारी श्रद्धा हमारे डर में न बदल जाए और हम जाने अनजाने कोई बहुत बड़ी बेवकूफ़ी न कर बैठे। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल सतर्क के उत्तर प्रदेश स्पेशल में आप सबका स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। भले ही कोई कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, लेकिन उसे सच को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि उसके दम पर एक मामूली इंसान किसी पावरफुल आदमी का असली चेहरा भी सामने लेकर आ सकता है। सब कुछ है इसमें। सब बराबर दिख रहा है? एकदम चकाचक, कपड़ों के साथ भी और कपड़े उतारने के बाद भी सब कुछ साफ साफ है सर जी। काम बोल। सर जी, यहाँ किसी दुकान में मत देना, डायरेक्टली हाशिम को ही देना। भेज उसे। कोई किसी को फंसाने की कोशिश कर रहा था। ताकत का खेल शुरू हो चुका था, और इस खेल की बिसात पर बिछी थी कुछ मासूम जिंदगियां, जिनमें से कुछ सांसें हमेशा के लिए थम गई थी और कुछ जिंदगियां सिर्फ मोहरा बनकर रह गई थी। लीजिए गोपाल, परसों जो आपने रोल्स दिए थे सब डेवलप करा के प्रिंट करवा लिए। हाशिम भाई 3 रोल और आए हुए हैं, बहुत अर्जेंट है। अगर आप इसे कल तक बनवा देंगे तो अच्छा रहेगा। बनवा देंगे, लेकिन अर्जेंट रोल पे 30 रुपये ज़्यादा लगेंगे। अब आपसे क्या छुपाना, वहाँ लखनऊ में एक अर्जेंट रोल पे 25 रुपये ज़्यादा लेते हैं, थोड़ा हमारा कमीशन तो बनता ही है। हाँ तो आप बनवा दीजिएगा, बहुत अर्जेंट है। वो क्या है, क्लाइंट को ज़रा जल्दी चाहिए। अच्छा, बस बस बस। शब्बीर, कहाँ गए थे शब्बीर? वो लखनऊ गए थे अब्बू, वो नितिन स्टूडियो में रोज देने थे ना, वहीं। सुबह बताना चाहिए था ना लखनऊ जा रहे हो, हम भी अभी अभी वहीं से आ रहे हैं। हमें पता ही नहीं था, वरना साथ साथ ही चलते ना। हमें तो कल फिर जाना पड़ेगा। अरे अभी तो ठीक है ना, हम भी चलते हैं, और वहाँ कुछ रोज इकट्ठे करने हैं ना अब्बू, तो वो भी कराएंगे। हाँ, अप्सरा स्टूडियो का पैसा तुम ले लेना। अब वो देता कहाँ? अरे उससे कहो तो जाकर, तू कैसे नहीं मानेगा। कैसे है हाशिम भाई? अल्लाह का शुक्र है। आप बताइए हेमंत भाई, आपकी पत्रकारी कैसी चल रही? बस जब तक खबरें हैं हमारी दुकानदारी है, और क्या। अल्लाह सबका दिखेगा। हाँ, तो वो अप्सरा वाले के पास जाके ना। आयशा की क्या खबर है? आयशा बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर की जांच में भी सब सही आया है। आप आयशा की फिक्र ना करें। क्या करें, मन में फिक्र लगी रही थी। आप पहली बार नाना बन रहे हैं ना, इसलिए। अब्बू, हम सोच रहे थे कि लखनऊ के किसी स्टूडियो में नौकरी कर ले। अभी तुम देख लो भाई, कानपुर अपना शहर है, घर है, जमा जमाया धंधा है, अच्छे बड़े स्टूडियो हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। और लखनऊ
वहाँ की दुनिया ही कितनी बड़ी है और अल्लाह जाने कितने तो स्टूडियो हैं वहाँ। देख लो आगे बढ़ने की कितनी गुंजाइश है। क्या हुआ अब्बू? कुछ भी तो नहीं। अब कुछ नहीं तो हो नहीं सकता, और आपके चेहरे पे साफ साफ लिखा हुआ है, काहे छुपा रहे हैं? पता नहीं बेटा, फिक्र लगी रहती होगी कि कहीं ये काम भी बंद ना हो जाए। हमें फिक्र की कौन सी बात है, हम हैं ना। और जब मिल बंद हुई थी तो हम केवल 11 साल के ही थे, और उस वक्त हम अबू के कोनो मदद नहीं कर पाए थे अम्मी। लेकिन अब अबू के 2 नहीं 4 हाथ हैं, अब उनको टेंशन लेने की कोनो जरूरत नहीं है। बेटा, बुरा वक्त इंसान को भीतर से तोड़ देता है, इसलिए जब कुछ अच्छा होने वाला होता है तब भी उसे यही लगता है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। अंदर जाके देख। यस सर। वो सब हमको धक्का दिए और भीतर घुस आए और हम सब पर बंदूक तान दिए, और शब्बीर के अब्बू को तो छुरा से रेत रेत कर मार डाले। साहब, हमको हल्का हल्का नजर आया, मगर कुछ पक्का नहीं बता सकते। उनका गमछा थोड़ा साटा हुआ था। और तुम्हारी बहन नाज़नीन, उसने देखा कुछ? नहीं साहब, वो तो घर के अंदर थे, उसने तो बस उनको अब्बू को मारते हुए देखा है साहब। सर, लूटपाट नहीं हुई है, वो उसे मारने आया था। वो जो भी हैं, उनका मोटिव एकदम क्लियर है।
काफ़ी हद तक नस और बीन्स कट गए। इसके परिवार वालों का कहना है कि इसके सारे शरीर पर छुरी से वार किया गया सर। बता नहीं रहे हैं इसके घर वाले, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो जानते हैं। सर मृतक हाशिम के मोहल्ले के ज़्यादातर लोग एक मिल में काम करते थे जो कई सालों से बंद है। ये हाशिम भी उसी में काम करता था। अब जब मिल बंद हुई तो उसकी रोजी रोटी बंद हो गई। पिछले 5 सालों से वो यहाँ के अलग अलग फोटो स्टूडियो से नेगेटिव्स इकट्ठा करके लखनऊ में डेवलप कराने का काम शुरू किया है फ्रीलांस बेसिस पर। और उसका लड़का शब्बीर 3 साल पहले अपने पिता के साथ उसने भी काम शुरू कर दिया सर। मारना क्यों चाहेगा कोई उसे? सर उनकी किसी से दुश्मनी भी नहीं लगती। माँ और बेटा मिलकर कोई कहानी कर रहे हैं। आपका मतलब है जो लोग उस रात घर में घुसा है उस बारे में? ना, उस रात जो कुछ भी हुआ सब कहानी। माँ और बेटे ने मिलकर हाशिम काजी की जान ली है और अब कहानी बना रहे हैं। कान के नीचे एक धर देंगे तो सारी सच्चाई उगल देंगे सारे। इन्वेस्टिगेशन में कुछ सामने नहीं आ रहा था। पुलिस को लग रहा था कि इस केस में माँ बेटे का ही हाथ है। लेकिन क्या पुलिस का संदेह सही था या सिर्फ अंधेरे में छोड़ा गया एक तीर? क्या सच में कोई इन्वेस्टिगेशन की गई थी? क्या ऐसा कर पाना संभव था? साहब आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि हमने अपने शौहर की जान ली? और साहब मैंने आपको बोला भी था कि 2 लोग आए थे, उन्होंने ही मारे हमारे अब्बू को। चुप! तमाशा करने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं। तुम दोनों ने मिलकर जान ली उसकी और क्यों ये भी जानते हैं। आवाज नीचे वरना आवाज बंद कर दूंगा नहीं। साहब कैसी बातें कर रहे हैं आप? साहब सुनिए तो सही। अम्मी! साहब हमारी अम्मी जान ऐसा कभी नहीं कर सकती है। और साहब ना ये काम हमारे भाईजान का है। आप बात का भरोसा कीजिए। अपने पति को सबनम नहीं मारा था? आप हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने नहीं किया। मैं अब्बू का खून क्यों करूंगा सर प्लीज। साहब आप ये ठीक नहीं कर रहे साहब। साहब आप ये ठीक नहीं कर रहे साहब। साहब मेरी अम्मी को छोड़ दीजिए साहब। शब्बीर को छोड़ दीजिए साहब। क्या हुआ बेटा? चलो धीरे धीरे। देख लो भैया क्या जमाना आ गया। घर में उनके सबने मार डाला और दुनिया को दिखाने के लिए छाती पीट रहे थे। यार हेमंत जी थे उस रात यहाँ। पुलिस कह रही उन्होंने कोई आवाज़ ही नहीं सुनी थी। हमें उनकी बीवी के रोने की आवाज़ आई थी और उनके बेटे शब्बीर की आवाज़ भी सुनी थी हमने। और शब्बीर बता रहा था कि किसी के आने से पहले वो भाग निकले। हाशिम मियाँ का कोनो चक्कर उक्कर तो नहीं था ना, या कि उनकी बीवी का? इस सबनम कहीं पे काम करती थी, मगर ये चक्कर उक्कर हमको ऐसा लगता नहीं है। अरे ऐसे कैसे मार दिया हाशिम भाई को दोनों ने मिलके? वो कितने भले आदमी थे। साहब हमने अब्बू को नहीं मारा साहब। किसका चक्कर चालू था? तेरी माँ का या तेरे बाप का? किसी का नहीं साहब। नहीं साहब। छुरा कहाँ है छुरा? साहब हमने अब्बू को नहीं मारा। हम सच कह रहे हैं साहब। उल्टा लटका साले को। थोड़ी देर उल्टा लटकेगा तो दिमाग सीधा हो जाएगा इसका। साहब नहीं साहब वो हमारे शौहर थे। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? शौहर के अलावा और कितने आशिक हैं तेरे? और उसकी कितनी रखेलें थी? साहब ऐसी तोहमत मत लगाइए। हम तो ऐसा ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। जो साले ख्वाब में नहीं सोचते ना, वो ही असल में मुंह काला करते हैं। सच सच बता सब कुछ, वरना हलक में हाथ डाल के सच्चाई निकलवाने के तरीके भी आते हैं हमें। हमारी अम्मी और भाईजान ने कुछ नहीं किया साहब। तो तू भी मिली हुई है? तुम सबने मिलकर अपने बाप का जनाजा उठा दिया। अब तू सच सच बोलेगी कि तुझे भी डालूं अंदर? सब काहे किसी और का किया हुआ हमारे सर डाल रहे हैं आप? ओहो,
तो तुझे भी मालूम था कि तेरी माँ और तेरा भाई मिलकर तेरे बाप की कब्र खोद रहे हैं? कैसी बातें कर रहे हैं साहब? आयशा तो अपने ससुराल लखनऊ में थी, पेट से है। तू कौन है बे? जी हम इकबाल सैयद, शबनम हमारी बहन है। फिर तुझे तो मालूम ही होगा उसकी रंगरलियों के बारे में। तुझे तो मालूम ही होगा क्या क्या करती थी। और तुझे क्या लगता है पुलिस को नहीं मालूम कि तेरी बहन का कैसे लोगों के साथ उठना बैठना था? और वो छुरा कौन लाके दिए इन्हें? अरे ये क्या हो रहा है? तलाशी ले रहे। तुझे पता है क्या उन लोग ने उसका खून करके वो छुरा कहाँ छुपाया? साहब हमारी बहन और भांजा बेकसूर है, उन्होंने कुछ नहीं किया। पता कहाँ है? कहाँ है? साहब हम सच कह रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता साहब। साले मुंह खोल, नहीं तो और मारूंगा। साहब हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया साहब, विश्वास कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाशिम काजी के केस में जो नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, हम उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं। ये सब कुछ माँ और बेटे ने मिलकर किया है। शबनम और शब्बीर ने मिलकर हाशिम काजी की हत्या की है। ये एक प्री प्लान मर्डर है, शुरू से ही पूरी प्लानिंग की गई थी। उस रात पहले माँ और बेटे ने हाशिम काजी के खाने में जहर मिलाया। ये एक बिल्कुल पुख्ता प्लान था। जब बेटी अंदर सो रही थी तो मां बाहर आई। माँ और बेटे ने मिलकर हाशिम काजी की जान ले ली और ये मनगढ़ंत कहानी बना दी कि कोई मुंह ढक के आया था जिसने हाशिम काजी को मार दिया। सर इस हत्या के पीछे क्या कारण था? ऐसी क्या वजह थी जो एक माँ ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की जान ले ली? ऐसा लगता है कि हाशिम काजी के किसी औरत से नाजायज संबंध थे जो उसकी पत्नी और बेटे को बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्होंने हमेशा के लिए तमाशा खत्म कर दिया। क्या हुआ वो? कुछ भी तो नहीं। आपके पास कोई सबूत है? और हत्या में जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया था, क्या वो जब्त किया जा चुका है? जी हाँ, मिल चुका है हमें। हम जानते हैं कि आप लोग अब ये जानना चाहेंगे कि हमें ये कैसे पता चला कि इस हत्या में घर के लोगों का ही हाथ है। हमें शब्बीर ने खुद बताया कि उसने हत्या के बाद ये छुरा मोहल्ले के पीछे छुपा दिया। हमें शुरू से उसकी कहानी पे शक था। अभी कोई नई बात तो है नहीं। चोर कभी कहता तो है नहीं किसने चोरी की है। सबूत का क्या है सर? सबूत पैदा भी तो किए जा सकते हैं। आप प्रेस वाले हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। पुलिस वालों पे विश्वास तो होता नहीं आप लोग, लेकिन गवाह है हमारे पास जो ये जानते हैं कि शबनम और शब्बीर ने ही हाशिम की हत्या की है। कौन है ये गवाह? एक बार चार्जशीट दर्ज हो जाने दीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। That's all. Thank you. देखो बेटा, अब यहाँ रहने का क्या फायदा? पूरा मोहल्ला बातें बना रहा है। तुम अकेली रहकर करोगी भी क्या?
पर मामू, अम्मी और भाईजान ऐसे नहीं कर सकते। हम जानते हैं बेटा, लेकिन पुलिस तो कुछ और ही कह रही है। चलो हमारे साथ लखनऊ चलो, कम से कम तुम्हें वहां कोई शक की निगाहों से तो नहीं देखेगा। ले जा नाज़नीन को, अल्लाह जाने यहाँ क्या होने वाला है। एक बात सच सच बताओ, क्या तुम दोनों ने हाशिम की जान ली है? खुदा की गाज गिरे हमारे ऊपर, तुम भाई होकर हमारे ऊपर शक कर रहे हो। वो हमारे शौहर थे, कितने सारे सुख दुख हमने साथ मिलकर झेले। शब्बीर तो अपने अब्बा से कितना प्यार करता था। भाई कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। वो नाज़रीन तुमसे मिलने को कह रही थी। खुदा के वास्ते उसे यहाँ ना लाना, हम तो उसकी नजरों का सामना भी नहीं कर पाएंगे। उससे कहो कि वो शब्बीर से मिलाए, पता नहीं हमारा बच्चा कैसा होगा। साहब, इसका तबीयत बहुत ही खराब है, मर जाएगा। सर जी, उस शब्बीर की हालत बहुत ही खराब है, लगता नहीं वो बच पाएगा। अच्छा वो ऐसा कर, म्यूनिसिपैलिटी के हॉस्पिटल ले जा उसे, कबीर को भी साथ ले जाना, और देख कड़ी नजर रखना। जी सर जी। सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है ना, बस उस लौंडे को थोड़ी ज्यादा लग गई है, संभाल लेना। एक आम आदमी का कत्ल हुआ था और उसके कत्ल का इल्जाम उसके ही बेटे और पत्नी के ऊपर लगाया गया था, और अब बेटे की हालत बहुत खराब थी। क्या सच में उन दोनों ने मिलकर यह खून किया था, या कोई था जो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था? लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? ये तो पहले से ही मर चुका है। हेलो हेलो इकबाल सैयद जी, बोल रहा हूँ। इंस्पेक्टर ओमकार शर्मा बोल रहे हैं। वो शब्बीर लॉकअप में मर गया किसी बीमारी से। क्या? अबे ऊंचा सुनता है क्या? एक बार में बात समझ में नहीं आती तुझे? तेरा भांजा शब्बीर मर गया लॉकअप में किसी बीमारी से, तो आके लेके जा और दफन कर उसे। मगर साहब ये सब हुआ कैसे? अबे डॉक्टर हैं क्या हम? फिजूल की बातें क्यों कर रहा है? ज्यादा तमाशा करने की जरूरत नहीं है, वरना तुझे भी लॉकअप में डाल के सड़ा दूंगा। समझा नहीं समझा? रख फोन। क्या हुआ जी, बताइए ना। नाज़रीन, जब तुम परसों शब्बीर से मिलने जेल गई थी तो कैसा था वो? अरे बताइए ना क्या हुआ। अरे वो कह रहे थे कि शब्बीर बीमार था, मर गया। ये लोग हमें मार डालेंगे। आप ऐसे काहे सोच रहे हो? तुम अपने मामू के साथ रह रही हो ना आजकल, वहीं रहो, ये आने की जरूरत भी नहीं है। वो क्या है कि फिर तुम बाहर कुछ इधर उधर बकोगी तो तुम्हें भी लॉकअप में डाल देना पड़ेगा, और लॉकअप में क्या होता है ये तो तुम्हें पता ही है, इसलिए वहीं रहो, ठीक है? जाओ।
उसे लेके सीधे कब्रिस्तान जाना और जब तक वो उसे दफना ना दे वहीं रहना। और ध्यान रहे कोई तमाशा ना खड़ा करे। जी सर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अहमद हफीज। जी साहब। बड़े साहब ने थाने बुलाया। बुलाया है तो चल रहा है या उठा ले चलो? नहीं साहब, चलता हूँ। लेकिन क्यों साहब? ये क्यों किंतु परंतु सब बड़े साहब को बताना। चल। सर, चार्जशीट तैयार है। ठीक है ना सब? इसमें बयान में देख ली सब? जी सर। और सबूत? वो भी। सर, इस चार्जशीट में सारे गवाहों के बयान और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। हम हियरिंग की एक डेट फिक्स करेंगे। सर। चार्जशीट दर्ज की जा चुकी थी। इस हत्या का इल्जाम शबनम के ऊपर था। दूसरा आरोपी शबनम का बेटा शब्बीर, उसकी मौत हो चुकी थी। चार्जशीट के मुताबिक जो सबूत पेश किए गए थे उसके अलावा इस हत्या के 8 गवाह थे और चार्जशीट में साफ लिखा था कि शबनम झूठ बोल रही थी और उसी ने अपने पति की जान ली है। बेटा नाज़नीन, तुमको ऐसा कुछ भी मालूम है जो हमको नहीं पता? क्या मामू? यही कि तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी अम्मी और भाई ने ही मारा है। नहीं मामू, ये सब झूठ है, गलत है ये सब। वो लोग हमारा झूठा बयान लिख सकते हैं कि हमने अपने शौहर की जान ली, लेकिन हेमंत भाई वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? शबनम, चार्जशीट में साफ साफ लिखा हुआ है कि तुमने खुद हेमंत भाई से कहा है कि तुमने और शब्बीर ने मिलकर हाशिम की जान ली है। आप हम पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने नहीं किया। मैं अबू का खून क्यों करूंगा सर? ये साजिश, अल्लाह की कसम, हमने अपने शौहर की जान नहीं ली। हेमंत भाई हैं? जी। ये आप क्या कह रहे हैं? हेमंत भाई, क्या कभी हमारी बहन शबनम ने आकर आपसे ये कहा था कि उसने अपने बेटे शब्बीर के साथ मिलकर अपने शौहर हाशिम की जान ली है? अब ये क्या बकवास है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उस रात हमारी और हमारी पत्नी संध्या की आंख शब्बीर और शबनम की चीख से खुली थी और जब हम लोग वहां गए तो हमने हाशिम भाई की लाश देखी, लेकिन हमारी शबनम से कोई बात नहीं हुई थी। तो फिर पुलिस ऐसा कैसे कह रही है कि आपने गवाही दी? हमने पुलिस से कुछ नहीं कहा है। एक मिनट लीजिए, ये अपनी आंखों से देखिए। ये सब बकवास है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। केस की सुनवाई होने वाली है, आप कोर्ट में आकर गवाही देंगे कि आपने पुलिस से ऐसा कुछ नहीं कहा। भैया देखिए, हमें इन सब पचड़ों में मत फंसाइए। वैसे भी
हमें क्या पता कि उस घर में क्या हो रहा था और उस रात क्या हुआ। भाभी जी, हमारी बहन को फंसाया जा रहा है। उस बेचारी का ना तो शौहर रहा ना ही बेटा। इकबाल भाई, आप परेशान ना हो, हम ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जो सच ना हो। शुक्रिया हिम्मत। जी, वो नजीब साहब से मिलना था। 6 महीने हो गए साहब, हमारी बहन जेल में है। उसके बेटे शब्बीर को भी जेल के भीतर ही मार डाला सबने, और कहते हैं बीमारी से मर गया। देखिए इकबाल, आप ज़मानत के लिए पिटीशन डाल सकते हैं, और ये जो हेमंत द्विवेदी है ना, अगर एफिडेविट पर ये दस्तखत कर दें कि पुलिस में इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही, जो बयान लिखा गया है वो इनका बयान नहीं है, तो ज़मानत मिलने में आसानी रहेगी। फिर जब केस की सुनवाई शुरू होगी तो देख लेना क्या करना है। अल्लाह के वास्ते हमारी मदद कीजिए साहब, हमारी बहन की हालत बहुत ख़राब है। आबिदा। जी सर। देखिए, एक एफिडेविट बनवानी है और बाद में ज़मानत के लिए कर जी। जी जाइए। शुक्रिया। ये रही एफिडेविट। सर, पुलिस ने अपने चार्जशीट में जिस पहले गवाह का जिक्र किया है, उसने न कभी पुलिस से कोई बात की है, ना ही कोई बयान दिया है। इस एफिडेविट में साफ साफ लिखा है। सर, हेमंत द्विवेदी जी इस वक्त कोर्ट रूम में ही मौजूद है। मैं आपसे दरखास्त करती हूँ कि शबनम काजी को बेल पर रिहा किया जाए। चार्जशीट दायर की जा चुकी है और वो पिछले 6 महीनों से जेल में बंद है। ऑलराइट, शबनम काजी को बेल पर रिहा किया जाए। अरे तो क्या सच में इसने अपने पति को मारा है? अब हमको क्या पता। लेकिन तुम्हारे पति ने तो बयान दिया था कि शबनम ने कुछ नहीं कहा। हाँ, इनको ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। कुछ तो बात है। वो छुरा जिससे खून हुआ था ना, पुलिस को मोहल्ले के पीछे से मिला था, और शबनम और शब्बीर के खून से सने कपड़े भी। अब भगवान ही जाने का सच है और का झूठ। उस मिल के मालिक का दिल भी बहुत बड़ा था कि मिल बंद होने के बाद भी उसने ये घर हमसे खाली नहीं कराया। मैंने और शब्बीर के अब्बा ने इस घर को एक साथ मिलकर संभाला, और आज हम यहाँ अकेले रह गए। देखो शबनम, तुम्हारा अब अकेले रहना यहाँ मुश्किल है। तुम्हें फंसाया जा रहा है, ये बात किस किस को बताती फिरोगी? भले ये केस कोर्ट में चल रहा हो, लेकिन बाहर लोगों ने तो ये फैसला सुना दिया है कि तुमने अपने शौहर की जान ली है। हमारी बात मानो, बेच दो ये घर। भाईजान, हमारा वहाँ रहना मुमताज को ठीक लगेगा? ये क्या बात हुई? मुमताज कोई गैर नहीं है, हमारी बीवी और तुम्हारी भाभी जान है। चलो। सुनवाई अगले हफ्ते शुरू होने वाली है। ये जो नजीब साहब है ना, जाने माने वकील हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम उन सब का मुकाबला कैसे करेंगे।
वो सब तो हमको फंसाने का ठान ही लिए। अच्छा हुआ जो शब्बीर को इन सबसे छुटकारा मिल गया। अम्मी, शब्बीर भाईजान बहुत बुरी मौत मरे थे। उन पुलिस वालों ने उन्हें बहुत बुरी तरह से पीटा था। वो पुलिस वाले तो हमें भी धमका रहे थे, कह रहे थे कि हमारे साथ भी वही सब कुछ करेंगे और आपको भी मार डालेंगे। अम्मी, शब्बीर भाईजान जानते थे कि अब्बू का खून किसने किया है। उन्होंने हमें बताया था जब हम उनसे मिलने जेल गए थे। ये लोग हमें मार डालेंगे। आप ऐसे काहे सोच रहे हो? क्योंकि हम जानते हैं कि अब्बू का कत्ल किसने किया था। एक को तो हम इसी पुलिस स्टेशन में ही देखे थे और हमको ये भी पता है कि उसके साथ वो दूसरा आदमी कौन था। कौन थे वो लोग? तुम ये सब अब तक काहे नहीं बताए? अम्मी, हम किसको बताते? आपने तो हमें वहां आने से मना कर दिया था और उस पुलिस इंस्पेक्टर ओमकार शर्मा से हम ये सब कैसे कह पाते? इसका मतलब हमको फंसाया जा रहा था। अब हम ये सब नहीं होने देंगे। शबनम काजी, आपके ऊपर अपने बेटे शब्बीर के साथ मिलकर, जो इस वक्त जिंदा नहीं है, अपने शौहर हाशिम काजी के कत्ल का इल्जाम। क्या आपको अपना गुनाह कबूल है? ये सब झूठ है साहब। हमें फंसाया जा रहा है। हम ये केस लड़ेंगे। उन लोगों को लगा कि हम मजबूर औरत हैं, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकते, उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए झूठ सच कहकर हमें फंसा रहे हैं। उन लोगों ने हमारे जवान बेटे को मार डाला। हम बेकसूर हैं, हम ये साबित करके रहेंगे और उनको उनके किए की सज़ा भी दिलवाएंगे, भले ही वो लोग कितने भी ताकतवर क्यों ना हो। देखिए, इस केस का ट्रायल 2 हफ्ते बाद शुरू होगा। अगर आपके पास केस लड़ने के लिए कोई वकील ना हो तो आप कोर्ट से गुजारिश कर सकती हैं। कोर्ट आपको केस लड़ने के लिए वकील मुहैया कराएगी। क्या शबनम काजी पर लगे कत्ल के इल्जाम बेबुनियाद थे? क्या उसे फंसाया जा रहा था? हाशिम काजी की हत्या के पीछे क्या राज था? ये बात तो साफ जाहिर हो रही थी कि कोई पुलिस वाला इस केस को जल्द से रफा दफा करना चाहता था। इसलिए तो कत्ल का आरोप चार्जशीट में मां और बेटे पर लगा दिया गया था। शब्बीर की मौत कैसे हुई? ऐसा कौन सा राज था जो वो जानता था? नाज़नीन से उसने क्या कहा था? कौन था असली कातिल? अब शबनम अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करेगी? क्या ये उतना आसान होगा? और इस सब में कितना वक्त लगेगा? शबनम जिन लोगों के सामने अपनी बेगुनाही साबित करना चाहती थी, वो कोई मामूली लोग नहीं थे। बहुत ही ज्यादा पावरफुल लोग थे वो, कुछ वर्दी वाले और कुछ सफेद पोश। इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। लेकिन शबनम को बिना किसी कार्यवाही के ही गुनहगार साबित किया जा चुका था। सब कुछ उसके खिलाफ था। इन्वेस्टिगेशन, पुलिस, सबूत, गवाह सब चीख कर कह रहे थे कि खून उसी ने किया था। अब वो क्या करेगी? वो कैसे इस बात को साबित करेगी कि वो बेकसूर है? इन सारे सवालों के जवाब लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे रात 9 बजे क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।